Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to see econometrics. Okay, so let's begin the class. Okay, so econoमेट्रिक्स पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स. ठीक है, हमने अपने पूरे कोर्स वर्क में माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी को जितना अच्छे से पढ़ा है उतना हम इकोनोमेट्रिक्स पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इकोनोमेट्रिक्स इन अ डीप वे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि इकोनोमेट्रिक्स क्या है. तो इकोनोमेट्रिक्स एक सिंपल टर्म्स में ये होता है कि इकोनोमेट्रिक्स इज द एप्लीकेशन of a statistical and mathematical method to economic data. मीन्स अगर हम इसके नेम से डिफरेंशिएट करें तो क्या है इकोनमेट्रिक्स मीन्स इकोनॉमिक्स का कुछ मैथमेटिकल टर्म. तो बस अगर ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को जब हम स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड में लगाते हैं तो वो क्या सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को हम कंपाइल करके क्या बोलते हैं, इकोनोमेट्रिक्स. ठीक है, यही यहाँ पे डिफिनेशन दिया है कि हम किस लिए यूज करते हैं. तो डाटा जो है उसको क्वांटिफाई करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए और फॉरकास्ट करने के लिए इकोनॉमिक रिलेशनशिप को. ठीक है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, इकोनोमेट्रिक्स में. तो इकोनोमेट्रिक्स जो होता है, कोई भी आपने थ्योरी जो है पेपर पे लिखी हुई है, ठीक है, उस थ्योरी को वो टेस्ट करता है प्रैक्टिकल लेवल पे, वो उसको क्वांटिफाई डाटा के फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में बताता है चाहे, और उसके बाद वो उसका फ्यूचर या पॉलिसी का इम्प्लीकेशन प्रेडिक्ट करता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इकोनोमेट्रिक्स. दैट्स वाई जो है इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को इम्फेसिस किया जाता है इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने के लिए कि अगर आप कोई चीज कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे या उसका फ्यूचर में होने वाले इम्प्लीकेशन को कैसे फॉरकास्ट करोगे, कैसे बताओगे, वो बताओगे आप इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट को पढ़ के और अप्लाई करके. ठीक है, सो नेक्स्ट इज इकोनोमेट्रिक्स क्या क्या कंबाइन करता है अपने साथ. हमने अभी देखा इकोनॉमिक थ्योरी को, मैथमेटिक्स को और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को. ठीक है, ये इकोनोमेट्रिक्स जो है कंबाइन करके इन तीनों से बनता है. ठीक है, ओके. क्या हम क्या करते हैं, एनालाइज क्या करते हैं. अभी हमने समझा कि एनालाइज करते हैं हम रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक फिनोमेना. ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स में रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक फिनोमेना, रियल वर्ल्ड की बात होती है. प्रोवाइड इम्पेरिकल कंटेंट. इम्पेरिकल कंटेंट मतलब जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस हो. ठीक है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो वो होता है इम्पेरिकल कंटेंट. टू थ्योरेटिकल मोड. ठीक है, ये सारी चीजें बस बेसिकली हमने क्या समझना है, इकोनोमेट्रिक्स जो है इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक का एक कंबाइन सब्जेक्ट है या कंबाइन एप्लीकेशन है. ठीक है, और ये क्या करता है, इकोनॉमिस्ट को अलाउ करता है मेजर करने के रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है, ये इकोनॉमिस्ट को एनालाइज करने के लिए इस सब्जेक्ट जो है अलाउ करता है. ठीक है, जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि इनकम का क्या इफेक्ट है कंजप्शन पे, ये देखते हैं. इम्पैक्ट क्या है इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट पे. ठीक है, अगर आप कोई इनकम आपका है, ठीक है, इनकम आपकी कम है तो हम अगर देखते हैं रिलेशनशिप तो आपका कंजप्शन भी कम हो रहा है. लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आप वैसे ही लग्जरी गुड पे चले जाते हो, आपका कंजप्शन भी बढ़ गया. तो ये पता कैसे चला, हम जो पढ़ते हैं 11th-12th से लेके अब तक, ये जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं ये पता हमें कैसे पता चला हमें इकोनोमेट्रिक्स के थ्रू. ठीक है, चलो ओके. सो नेक्स्ट जो है कॉमन मेथड क्या है, कॉमन मेथड और टूल क्या है इकोनोमेट्रिक्स में, जिससे हमें मतलब थ्योरी को हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं. कोई टूल तो होगा ही, तो वो टूल है एक पहला रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करके, टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज करके, पैनल डाटा का यूज करके एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड से. ठीक है, हम ये सारे मेथड यूज करके स्टडी करते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप का. ठीक है, इसमें एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जो कि एक फंडामेंटल टूल है जो क्या करता है, हेल्प करने में एस्टिमेट्स को कि कैसे चेंज हो रहा है वन वेरिएबल अफेक्ट जो है अनदर वेरिएबल पे, जबकि हम सारा अदर कंट्रोल करके फैक्टर. देखो सिंपली ये सारे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या ये सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे. तो इसमें बेसिकली हमें जानना है कि इकोनोमेट्रिक्स जो टूल कौन कौन से यूज करता है, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, पैनल एंड एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, और उसमें भी से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंडामेंटल टूल है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जो कि क्या करता है, वो हेल्प करता है इकोनॉमिक थ्योरी को या इकोनॉमिस्ट को ये एस्टिमेट करने में कि क्या चेंज हो रहा है एक वेरिएबल में जिसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा है. ठीक है, जबकि हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखे हुए हैं, उसके बाद भी क्या मतलब हम
हम कोई भी चीज को, देखो रिसर्च हमेशा नैरो पे होती है ना, तो हम अदर फैक्टर कांस्टेंट रख के नैरो पे ही करेंगे ना, कि ए का बी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब सी एंड डी कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, अब इकोनोमेट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या है, तो इकोनोमेट्रिक्स जो है वाइडली कहाँ कहाँ अप्लाइड होती है, मैक्रो में, माइक्रो में, फाइनेंस में, लेबर इकोनॉमिक्स में एंड पॉलिसी इवेल्युएशन में, ठीक है। फिर एक तरह का ये एग्जांपल लिया हुआ है जो कि हम नेक्स्ट अपने टॉपिक वाइज में देखते चलेंगे, ठीक है। लिमिटेशन क्या है इकोनोमेट्रिक की, तो इकोनोमेट्रिक्स जो है वो हाई क्वालिटी डाटा लेता है, ठीक है। करेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन चाहिए उसको, ये मतलब हाई क्वालिटी डाटा और करेक्ट मॉडल स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। पर चैलेंज क्या आ जाता है कि डाटा जो है वो डाटा लिमिटेशन आ जाती है, कि आपके पास लिमिटेड डाटा होता है, प्रॉपर आपके पास लार्ज सैंपल साइज जो होता है थोड़ा टफ हो जाता है लेना, ठीक है। मॉडल में मिस स्पेसिफिकेशन आ जाती है, मतलब कोई गड़बड़ आ गई, कोई एरर आ गया, या इंडिजेनिटी के कारण जो होता है, जो रिजल्ट आ जाता है ना, वो बायस रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस ये सारी क्या हो गई हमारे इकोनोमेट्रिक्स के लिमिटेशन हो गई। तो अगर इन समरी कहा जाए तो इकोनोमेट्रिक्स जो है एक ब्रिज है बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड एम्पेरिकल डाटा, मींस इकोनॉमिक थ्योरी और रियल लाइफ डाटा, प्रैक्टिकल डाटा के बिटवीन जो ब्रिज है उसे हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। और ये इकोनॉमिस्ट को हेल्प करता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए एंड एक इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शन निकालने के लिए, ठीक। चलो, अगर बात करें कि हमने देखा अभी कि भाई इकोनोमेट्रिक्स तो समझ गया कि इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं कोई थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए, उसके लिए वो टूल्स भी वेरियस यूज कर रहे हैं, रिग्रेशन, ये वो फलाना ढिकाना। बट ये जो सारे टूल्स हैं जो वो यूज कर रहे हैं, वो कहीं किस पे यूज कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, पॉपुलर इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं आर, स्टेटा, ईव्यूज एंड ओपन सोर्स, ये सारे जो है, ये और एक और है ऑप्शंस लाइक ग्रेटली, जो कि ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ये यूज होते हैं हमारे थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ या क्वांटिफाइड को मतलब क्वांटिफाई करने में डाटा को, ये सारे सॉफ्टवेयर यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम जो अभी रिग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, तो मैं ईव्यूज से इस चीज को सीखी हूँ, तो मैं ईव्यूज के थ्रू ही आपको समझाऊंगी कि ठीक है ईव्यूज पे हम कैसे रिग्रेशन करते हैं या मॉडल रन करते हैं, ठीक है। मेरे पास ईव्यूज सॉफ्टवेयर तो नहीं है, बट बाई पिक्चर जो मैंने गूगल से ली है उस तरह मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। ओके, चलो अब देखते हैं, अगर हो गया इकोनोमेट्रिक्स सॉफ्टवेयर हमने देख लिया, तो क्या है आर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, आर जो है एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें क्या है, इन एक्सेल्स इन स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स, ठीक है। ये एक आर जो है एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है। देखो रिसर्च के आईसीटी में ये आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से ही आप तैयार कर लो अपना, आईसीटी इन रिसर्च होता है ना, तो ये रिसर्च ही तो कर रहे हैं हम, यही सब यूज होता है, हमको यही करना है जाके वहां पे। तो क्या करना है कि आर स्टेटा, तो आर जो है वो क्या है, आर एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट दैट एक्सेल्स इन, देखो आर जो है एक ओपन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, दूसरा वो किस चीज में एक्सेल करता है, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग में, ठीक है, एंड ग्राफिक्स में, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी है आर आर सॉफ्टवेयर की, ठीक है। और इसका न्यूमरस पैकेज है, स्पेसिफिकली जो है डिजाइंड होता है इकोनोमेट्रिक्स के लिए, ठीक है, मेकिंग इट ए पॉपुलर चॉइस फॉर रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस एंड टाइम सीरीज मॉडलिंग एंड फॉरकास्टिंग के लिए, देखो रिग्रेशन एनालिसिस हम देखेंगे रिग्रेशन क्या होता है, फिर टाइम सीरीज मॉडलिंग के लिए, और फॉरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए जो पॉपुलर चॉइस है, ये आर स्क्वायर ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग ही है, ठीक है। और ये किस चीज में एक्सेल करता है, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स में, ठीक है। चलो अब देखते हैं स्टेटा। स्टेटा जो है वो किस लिए यूज होता है, ये एक नोन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ये एक जो स्टेटा है ये किस लिए जाना जाता है, यूजर फ्रेंडली। इसका मतलब देखो आर जो है ओपन प्रोग्रामिंग तो हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, या कॉम्प्लिकेटेड उसमें हमें टेक्निक लग रहा होगा हमें सॉल्व करने में, जो अपना थ्योरी है क्वांटिटेटिव डाटा में। इसलिए इस डेटा को कहा जाता है कि इसे जब बनाया गया तो एक ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस सॉफ्टवेयर था, ठीक है। और ये यूज कहाँ होता है, फॉर डाटा एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो डाटा हम रिसर्च में स्टेप पढ़ते हैं ना, 7 स्टेप्स, 7 to 8 स्टेप्स होते हैं ना, 7 स्टेप्स होते हैं रिसर्च में, उसमें जो 5वां स्टेप होता है डाटा एनालिसिस,
ठीक है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, स्टेटा का। ठीक है, it offers extensive capabilities of regression analysis, panel data analysis and various econometric model। तो ये क्या क्या स्टेटा पे हम कर सकते हैं, रिग्रेशन को भी कर सकते हैं, पैनल डाटा को कर सकते हैं, और भी अदर जो भी इकोनोमेट्रिक्स मॉडल है। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिस्ट जो है कब यूज करते हैं स्टेटा को, फॉर इट्स रोबस्ट हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट एंड एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक। जब भी आप एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाओगे तब आप स्टेटा को यूज करते हैं इकोनॉमिस्ट। ठीक है, और फॉर जनरल अगर रिग्रेशन के लिए पॉपुलर चॉइस कहा जाए और टाइम सीरीज के लिए तो आर है, और अगर कहा जाए पैनल डाटा लगाना है या फिर लार्ज डाटा को हैंडल करना है तो स्टेटा है। ठीक है, रिसर्च में ये क्वेश्चन आए हुए हैं स्टेटा और आर का, ईव्यूज का नहीं आया हुआ है, पर देख लेते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है इसमें ईव्यूज। ईव्यूज जो है ये सॉफ्टवेयर किस लिए डिजाइन है, फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस एंड इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग के लिए। ठीक है, तो ईव्यूज जो है टाइम सीरीज जब हम एनालिसिस करेंगे उसके लिए, और इकोनोमेट्रिक की जो भी हम लोग मॉडलिंग करेंगे वो सब ईव्यूज में हम करते हैं। ठीक है, ईव्यूज क्या प्रोवाइड करता है, रेंज ऑफ टूल्स फॉर एस्टिमेटिंग मॉडल। ठीक है, जितने मतलब रेंज ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम मॉडल्स एस्टिमेट कर सकते हैं, कंडक्टिंग simulation and forecasting economic data, making it suitable for both academic and professional use। मतलब ये ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जो है यही यूज आएगा रिसर्च करने में, ई व्यूज। ठीक है, और स्टेटा किसके लिए आएगा, जो डाटा एनालिस्ट कर रहे हैं, जो आजकल जॉब भी आ रही है ना डाटा एनालिस्ट की, उनके लिए ये बहुत ज्यादा काम आता है स्टेटा। ठीक है, और आर जो है वो किस लिए, एक रिग्रेशन या टाइम सीरीज मॉडलिंग के लिए, इन सब के लिए। ठीक है, ग्रेटले करके भी एक सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस ये भी देता है। ठीक है, और क्या करता है, वैरायटी ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल तुम इस पे लगा सकते हो या यूज कर सकते हो इसके ग्रेटली सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, ये इसलिए जाना जाता है फॉर ईज ऑफ यूज। ठीक है, इसका जो यूज है काफी ईज है, मतलब ये सुटेबल है बिगिनर्स एंड एडवांस यूजर्स दोनों के लिए। ठीक है, तो अगर हमें एज ए बिगिनर स्टार्ट करना है तो हम ग्रेटली से भी शुरू कर सकते हैं, वैसे ईव्यूज भी इजी है। ठीक है, अगर इकोनोमेट्रिक टूल बॉक्स की बात करें तो मैटलैब जो है ये ऑफर करता, मैटलैब करके सॉफ्टवेयर जो है ये इकोनोमेट्रिक टूल बॉक्स ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है इसमें, टूल बॉक्स में क्या ऑफर होता है, फंक्शन फॉर एनालाइजिंग एंड मॉडलिंग टाइम सीरीज डाटा इंक्लूडिंग रिग्रेशन, अरीमा एंड गर्क मॉडल। तो देखो ये जो है इसमें हम क्या क्या अरीमा और गर्क मॉडल को भी लगा सकते हैं। हम इकोनोमेट्रिक्स में आगे ये दोनों मॉडल्स हैं, ये इसको हम पढ़ते हैं आफ्टर रिग्रेशन और क्या कहते हैं सारे CLRM के एजप्शन के बाद हम ये मॉडल दोनों पढ़ते हैं। तो इनके लिए जो मैटलैब है ये काफी यूजफुल है। ठीक है, इट पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर यूजर हु हैव ऑलरेडी फैमिलियर विथ मैटलैब। ये मतलब उनके लिए है जो थोड़ा फ्रेंडली तो हो मतलब मैटलैब से। ठीक है, अब आते हैं हमारा रिग्रेशन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो रिग्रेशन इंटरप्रिटेशन से पहले देखो मैं ईव्यूज दिखा देती हूँ। ऐसा दिखता है ईव्यूज जब तुम काम करोगे ना, तो ये जो है ये तुम्हारा कमांड सेक्शन है। ठीक है, कमांड, यहाँ पे तुम कमांड देते हो, अपना लिखते हो कि y को ये मानो, x को ये मानो, और फिर आप जो डाटा दिए हो उस पर इस तरह रन कराते हो। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि कैसे होगा। ये मैंने इसलिए लिया कि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही कनेक्ट कर पाएंगे इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। ओके, तो रिग्रेशन इंटरप्रिटेशन में पहले हम देखते हैं कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से, एक इक्वेशन लिखा मैंने, y अल्फा प्लस बीटा 1 x, ये बीटा 1 है। ठीक है, मेरी राइटिंग पे मत जाना कोई भी, बीटा 2 z प्लस e। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया एक मॉडल। ठीक, अब तुम देखो y क्या होता है, यहाँ पे y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसे कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब किसी को ये नहीं पता है कि इसे डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं, तो फिलहाल के लिए तुम रट जाओ, क्योंकि अगर इतना बताने चले तो फिर मैथ्स में घुसना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन समझाना पड़ेगा। और बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम यही इसका मतलब ये है कि इसके चेंज होने से इस पे कितना फर्क पड़ता है, इसके चेंज होने से इस पे कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, यही डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम है। ठीक है, ओके, तो अब ये जो अल्फा है इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट एंड बीटा को कहते हैं स्लोप। ठीक है,
तो अल्फा को कहते हैं इंटरसेप्ट और बीटा को कहते हैं स्लोप। आगे देखेंगे कि कैसे होता है। पहले अब ये देखो, ये मॉडल देख लिया ध्यान से, y इक्वल टू अल्फा बीटा 1x प्लस बीटा 2z प्लस एरर, इसे हम एरर कहेंगे, ठीक है। और देखो बीटा x और z ना बस कोई वेरिएबल है, कुछ भी मान लो, मदर ब्रदर भी हो सकते हैं। इनको हम अगर इकोनोमेट्रिक्स में, अगर मान लो कोई हमने लिया हुआ है पॉलिसी जिसमें कोई सीता है, कोई गीता है, कुछ भी है, तो उनको हम एक्स वाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये सब हम न्यूमेरिकल, हम ये सारी चीजों को वेरिएबल लैंग्वेज में मान लिया, तो हमने मदर को मान लिया एक्स, ब्रदर को मान लिया जेड, ठीक है। तो उसी को बस रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है। ओके, चलो अगर नेक्स्ट देखते हैं कि इसको कैसे, अगर एग्जाम्पल लूं जिसे हमको मान लो रन करना है रिग्रेशन सॉफ्टवेयर में, रन टू सॉफ्टवेयर, रिग्रेशन अगर हमें रन करना है, तो मान लो मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, वेरिएबल ले लिया, कुछ भी वेरिएबल ले लेते हैं, सी, एक्स और जेड, ये 3 वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और ये कोफिशिएंट में लिख लेती हूँ, ठीक है, इनका कोफिशिएंट अभी समझ आ जाएगा। कोफिशिएंट इसका 10 2 3, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक, और फिर मैंने यहाँ पे एरर निकाला, प्रॉब एरर कह लो उसको या एरर कह लो, ठीक है। ओके, तो अब देखो अगर इस मॉडल को हम रिग्रेशन इंटरप्रिटेशन में रखेंगे, ठीक है, तो मान लो C जो है हमारा अल्फा है, ठीक, X जो है हमारा बीटा 1 है, एंड Z जो है वो हमारा बीटा 2 है, जो ऊपर हमने ये मॉडल लिखा है, ठीक है। ये मॉडल क्या है, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा 2 z प्लस एरर, ठीक है। तो इसी अल्फा को मैंने C मान लिया, ठीक है, इसको C माना, बीटा 1 को मैंने माना x एंड बीटा 2 को माना मैंने z, ठीक है, ये मान लिया। अब टेस्ट मान लो, टेस्ट किया मैंने, ठीक है। टेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि टेस्ट करने के बाद देखो इसमें एरर आ गया 0.04 का, इसमें एरर आ गया 0.02 का। बस यहाँ पे एजप्शन करना है, बाद में देख, ये कोई मैंने रियल वैल्यू नहीं ली है, मैंने मान लिया ये सब एरर आ गया, ठीक है, ये सारे मेरे एरर आ गए। अब तुम देखो, जब मैंने ये चीज माना है कि ये है, तो अब ये मेरा इक्वेशन जो है चेंज नहीं हो जाएगा। जब मैंने माना कि अल्फा जो है C है, ठीक है, तो अल्फा अगर C है तो मैं अल्फा की जगह C लिख देती हूँ, जो ये ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं अल्फा की जगह C लिख दिया, बीटा 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, बीटा 1 क्या लिया है हमने, बीटा 1 जो है हमने x माना है, ठीक है। तो देखो बीटा 1 क्या माना है, x, तो अब x ले लिया हमने, और x का वैल्यू क्या है, बीटा 1 जो है 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3z। समझ आया कि देखो हमने माना बीटा 1 को x, तो x जो है वो उसकी वैल्यू कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है, और ये ऑलरेडी x प्रेजेंट ही था इस मॉडल में, तो ये हमने क्या लिख दिया, बीटा 1 की जगह 2 और x जो ऑलरेडी मौजूद था वो, और 3 बीटा 2 की जगह बीटा z माना है, तो z की क्या वैल्यू है 3 कोफिशिएंट लिखा और z, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडल। देखो मींस क्या है कि हम यहाँ पे ये पता कर रहे हैं कि एक यूनिट इंक्रीज, अगर एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है x में, ठीक है, 1 यूनिट इंक्रीज इन x कॉज 2 यूनिट चेंज इन y कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। देखो यहाँ क्या पता चला कि एक यूनिट अगर तुम चेंज करते हो x में, ठीक है, अब ये देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यहीं पे काम आता है कि ये जो है ये बता रहा है कि तुम्हारे y में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, ना कि यहाँ पे x का, ये तो x का कोफिशिएंट है और ये y जो है इन पे डिपेंडेंट है। तो तुम जब डिपेंड हो किसी पे, अगर तुम मान लो ये फॉर एग्जांपल ले लो, एक सन है, एक उनके पापा फादर है, ठीक है, तो सन और फादर का रिलेशनशिप अगर तुम देखो कि अगर फादर की इनकम जो है 1 से 2 हो जाती है, ठीक है, और मान लो अगर 1 रुपए जब वो कमाते थे तो वो सन को 0.5 पॉकेट मनी देते थे, ठीक, लेकिन जब वो 2 रुपए कमाने लगेंगे तो अब कितनी पॉकेट मनी देंगे, 1 रुपया उसको, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, अदर फैक्टर हमने कांस्टेंट रखा है कि अदर फैक्टर मत मानना कि नहीं पापा का मनी नहीं है वो बचाएं पैसा वो ना दे, तो ये सब कांस्टेंट रखो, बस सीधा सीधा देखो। तो मतलब इनकम बढ़ी तो सन की पॉकेट मनी भी बढ़ी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं वाई जो है सन है, ठीक है, और ये क्या है फादर है।
और दूसरी ये क्या है, मदर है। तो फादर की इनकम जो है 2 रुपए हो गई है, ठीक। तो फादर की इनकम 2 रुपए हो गई है, तो हम देखेंगे ना कि इन पे जो डिपेंडेंट सन है उस पे क्या चेंज आया, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि x जो है अगर ये हमें पता बताता है कि क्या चेंज है, ये जो नंबर है ये x का चेंज नहीं बता रहा है, ये y पे कितना चेंज पड़ रहा है ये बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि x अगर 1 यूनिट चेंज हो रहा है, 1 यूनिट चेंज इन x, ठीक है, causes 2 यूनिट चेंज इन y, ठीक है, 2 यूनिट चेंज इन y, अंडरस्टूड। 1 यूनिट चेंज इन x causes 2 यूनिट चेंज इन y, ओके। सिमिलरली हम z के साथ भी देखेंगे। तो अगर z के साथ देखें तो z में भी क्या है कि यहाँ पे 3 है ना, तो ये क्या बताया, 3 z का चेंज नहीं बताया, y का चेंज बताया। तो y में कितना, तो z के 1 यूनिट चेंज होने पे z, सॉरी यार राइटिंग के लिए, z जो है 1 यूनिट अगर चेंज हो रहा है तो y जो है हमारा कितना हो रहा है, 3 यूनिट चेंज, अंडरस्टूड, ठीक है। ये हमारा बता रहा है कि 1 यूनिट z के चेंज होने पे हमारा 3 यूनिट जो है y चेंज हो रहा है। इस मॉडल से तुम अब ये इंटरप्रिटेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये मॉडल जो आपका लिखा हुआ है कि y इक्वल टू क्या लिखा है, y इक्वल टू c प्लस 2x प्लस 3z, अगर सिंपली ये मॉडल लिखा हुआ है तो इससे तुम क्या इंटरप्रिटेट कर पाओगे, तुम ये इंटरप्रिटेट कर पाओगे कि भैया अगर 2 यूनिट x में चेंज हो रहा है तो भैया 1 यूनिट अगर x में चेंज हो रहा है तो y जो है इनका 2 यूनिट बढ़ जा रहा है, ठीक है, y जो है 2 यूनिट बढ़ जा रहा है। और वहीं जब इनका z में 1 यूनिट चेंज हो रहा है तो इनका y जो है 3 यूनिट बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें देखते हो, ठीक। अब देखो, सी द जेड वैल्यू हैव ए लार्ज एरर। अच्छा, हमने ये जो एजप्शंस ली थी जिसको मैंने कतई बेकार तरीके से रिप्रेजेंट किया है, वेट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा इसको इरेज करने दो तब समझ आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो, हमने टेस्ट किया था, तो टेस्ट करने के बाद हमारी कुछ एरर आ गए थे। ये एरर की वैल्यू थी, एक में 0.04, 0.02, एक में 0.14। तो अब तुम ये देखो कि जो ये प्रॉब वैल्यू आया है, जो एरर हमारा ये आया है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा किस में है, तो सबसे ज्यादा जो तुम्हारा z वैल्यू में एरर आया है 0.14, ठीक है। तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि जो z वैल्यू जब जितना एरर शो कर रहा है मतलब ये इनसिग्निफिकेंट है, ये जो z है वो इनसिग्निफिकेंट है, और x में स्मॉल एरर है, सॉरी इस ये तो c है, x ये जो है इसमें स्मॉल एरर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है। एरर तो है पर इसमें क्या है, सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो अब याद रखना, अगर ऐसा अगर आपको न्यूमेरिकल भी दे दे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर देना कि अगर एरर आपको दे दे 3 टर्म का, ठीक है, और उसमें पूछ दे कौन सा जो है सिग्निफिकेंट है कौन सा इनसिग्निफिकेंट है, तो जिसका एरर कम होगा उस पर सिग्निफिकेंट टिक कर देना, जिसका एरर ज्यादा होगा, ठीक है, उसको इनसिग्निफिकेंट बता देना, ठीक है। अच्छा, प्रॉब वैल्यू क्या है, प्रॉब वैल्यू जो होता है ना, यूज फॉर सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। वैल्यू डिफरेंस हो जाए, ये जो प्रॉब वैल्यू है इसे एरर या प्रॉब वैल्यू कह लो, इसे किस लिए, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। और सुनो, जो प्रॉब वैल्यू काम करता है ना वही टी टेस्ट भी काम करता है। प्रॉब वैल्यू जो काम करता है सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट देखने के लिए डाटा का, ठीक है, वही जो है काम टी टेस्ट भी सेम करता है, सेम। ये भी क्या चेक करता है, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, टी टेस्ट भी, ओके। टी टेस्ट लेकिन हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर इंडिविजुअल इफेक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। और कंबाइन, अगर देखो यही से तुमको टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट क्लियर हो जाएगा। टी टेस्ट जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट के लिए, लेकिन इंडिविजुअल वैल्यू के लिए। इंडिविजुअल जब हमको अफेक्ट पता करना हो, मतलब पहले हम देखेंगे मदर का सन पे क्या है, फिर फादर का सन पे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल अफेक्ट चेक करेंगे तो टी टेस्ट। लेकिन अगर हम सब ये वेरिएबल मॉडल को कंबाइन कर दें, कंबाइन इफेक्ट अगर चेक करते हैं तो हम लगाते हैं एफ टेस्ट, एफ टेस्ट फॉर कंबाइन इफेक्ट, ठीक है।
अगर एफ टेस्ट जिसको हम किस पे लगाते हैं, कंबाइन इफेक्ट के लिए, ठीक है। और यही एफ टेस्ट को तुम इसका एफ टेस्ट का जो है ना, ये जो वैल्यू आता है 0.05 0.05, ठीक है, यही से याद रखो, रिसर्च का भी क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा एकदम। जो एफ टेस्ट है ये क्या चेक करता है, कंबाइन इफेक्ट को, ठीक है। तो अब देखो, इसकी एक वैल्यू फिक्स की गई है, रिसर्चर या जो भी होंगे इकोनॉमिस्ट। तो एफ टेस्ट अगर 0.05 से, ठीक है, 0.05 से, ठीक है, कम होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। और वहीं अगर जो है ज्यादा होगा एफ टेस्ट, मान लो प्रॉब वैल्यू से, ठीक है, अगर प्रॉब वैल्यू से ज्यादा होगा एफ टेस्ट तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट, ठीक है। अच्छा चलो मैं यहाँ एक तरह से समझा देती हूँ कि देखो, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो टी टेस्ट जो है ना, वो किस लिए यूज होता है, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट के लिए, सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट बताता है। पर किसका बताता है, इंडिविजुअल का बताता है, ठीक है। ये भी सेम ही काम करेगा, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट बताएगा, पर किसका, कंबाइन इफेक्ट पे, ठीक है। लेकिन अब तुम देखो, प्रॉब वैल्यू क्या है, प्रॉब वैल्यू एक एरर बताता है, ठीक है। प्रॉब वैल्यू कि तुम्हारी जो वैल्यू है उसमें कितना एरर है, ठीक है। तो टी में हमने क्या देखा, टी में हमने देखा ना कि जितना जो है कम रहेगा प्रॉब वैल्यू, प्रॉब वैल्यू अगर कम है, ठीक है, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने उसमें देखा ना कि x जो है वो 0.02 था, तो ये जो था ये सिग्निफिकेंट था। और अगर प्रॉब वैल्यू मतलब एरर, याद रखना, अगर प्रॉब वैल्यू ज्यादा है, मान लो उसमें क्या था 0.14, ठीक है, तो ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है मॉडल, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। जेड जो था वो इनसिग्निफिकेंट था। ये इंडिविजुअली जब हम चेक कर रहे थे तो टी टेस्ट लगा रहे थे। वही एफ टेस्ट के टाइम में क्या करेंगे, तो एफ टेस्ट के टाइम में हम चेक करते हैं, एक हमने कैटेगराइज कर ली, मतलब मैंने एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू रख दी है 0.05, ठीक है, या जिसे 5% भी कहते हो, डेसिमल में चेंज करके क्या कर दोगे, 0.05। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.05 है, मींस इनसिग्निफिकेंट है डाटा, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। और प्रॉब वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 है, ठीक है, तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे भी सेम केस है, पर हम किससे स्टैंडर्ड नापते हैं, 0.05 से। और प्रॉब क्या है, एरर है। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लो, ये 4 होगा प्रॉब वैल्यू, ठीक है, तो ये किससे है, ग्रेटर देन 0.05 से है, तो ये जो है सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और रिसर्च में इसी तरह क्वेश्चन भी आता है, अल्फा दे देता है, प्रॉब को क्या कहते हैं, अल्फा भी, ठीक है। तो अल्फा दे देता है कि मान लो अल्फा जो है 4 है, ठीक है, तो ये बताओ सिग्निफिकेंट है डाटा कि इनसिग्निफिकेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट है। और अल्फा अगर 0.3 है तो ये क्या है, लेस देन 0.05 से, सॉरी 0.03 है, तो ये क्या है, लेस देन जो है ना 0.05 से, तो ये क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हमने ये नहीं देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। रिग्रेशन देखने से पहले हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, पूल डाटा एंड पैनल डाटा। जब उनको समझोगे तब हम पहुंचेंगे कि भाई रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।